हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो हमारा मोर्फोलॉजी से ही है। सी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मोर्फोलॉजी इन द फ्लावरिंग प्लांट। यस, सो हमने मोर्फोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। लाइक मोर्फोलॉजी क्या होती है, तो इट इज़ द एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो टर्म दिया जाता है ये मोर्फोलॉजी को दिया जाता है। जब भी आप मोर्फोलॉजी की बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उनको देख के उनके कैरेक्टर्स को जानना और पता करना मोर्फोलॉजी कहलाता था। ह्यूमंस की या फिर एनिमल्स की मोर्फोलॉजी की बात करें तो वो एक काइंड ऑफ सिंपल मोर्फोलॉजी होती है। जैसे हमें देखने को मिलता है कि भाई लिम्स का पेयर होता है, नोज़ हैं, ईयर्स हैं, आइज़ हैं। ये ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं एनिमल्स में वो कांस्टेंट होते हैं। लेकिन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दी प्लांट्स, तो प्लांट्स में जैसे अब तक हम पढ़ चुके हैं तो हमने कई सारे डिफरेंसेस जो हैं वो देखे। जैसे रूट्स की बात करें, स्टेम्स की बात करें, लीव्स की बात करें, फ्लावर की बात करें। फ्लावर में ही हमने काफ़ी सारे पार्ट्स पढ़े। कैसे कैसे पार्ट्स पढ़े देखते हैं। सबसे पहले हमने जो पार्ट स्टडी किया था वो था हमारा रूट। रूट के बाद जो सेकंड चीज़ हमने पढ़ी वो थी हमारी स्टेम। रूट्स के डिफरेंट पार्ट, रीजन्स ऑफ रूट पढ़े, रूट कहाँ से अराइज होती है ये पढ़ा। फिर उसके बाद लास्ट में हमने पढ़े आपके मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, मतलब किस तरीके से आप रूट को मॉडिफाई करते हैं उसके प्राइमरी फंक्शन से अलग हटके किसी दूसरे फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। क्लियर। दूसरा हम बात करते हैं आपकी किसकी, स्टेम की। सेम स्टेम कहाँ से अराइज हुई, कैसे अराइज हुई, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिले। और इसके साथ साथ फिर से हमने क्या देखा कि हमारा जो स्टेम का प्राइमरी फंक्शन है उस प्राइमरी फंक्शन को छोड़ के स्टेम कई सारे दूसरे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करवाती है। वही हमारे क्या कहलाते थे, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट कहलाते थे। लाइक हमने टेंड्रिल्स के बारे में पढ़ा था, हमने स्पाइंस के बारे में पढ़ा था, हमने आपके सिंपल बात करें तो मॉडिफिकेशन में स्टोरेज की बात करी थी। तो कई सारे पार्ट्स ऐसे थे स्टेम के जो कि एक प्राइमरी फंक्शन से अलग हट के स्टोरेज कर रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे, क्लाइंबिंग में, क्रीपिंग करवाने में प्लांट को हेल्प करवाते थे। क्लियर। रूट्स में भी कुछ यही था, कोई सपोर्ट दे रहा है, कोई प्रोटेक्शन दे रहा है, कोई रेस्पिरेशन परफॉर्म करवा रहा है, कोई आपका फूड को स्टोर करने का काम कर रहा है। तो वो सारे स्ट्रक्चर देखे। थर्ड हमने क्या पढ़ा, थर्ड हमने स्टेम के बाद पढ़ी थी आपकी लीफ। लीफ में भी हमने कई सारे पार्ट्स पढ़े। लाइक सबसे पहले हमने पढ़े आपके जो लीव्स हैं वो कहाँ से राइज होती हैं। फिर हमने स्टडी करी कि भाई जब भी आप लीव्स की बात करते हैं तो ये जो लीव्स हैं ये किस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स हमने पढ़े। हमने सिंपल बात करें तो पैरेलली वेनेटेड लीव्स पढ़े। लीव्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, पेटियोल है, लेमिना है, लीफ बेस की बात करी थी। फिर उसी के बेसिस पे आपने लीफ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मिड रिप के बेसिस पे जिसमें वीन और वीनलेट्स प्रेजेंट थे। फिर हमने जो लीफ से ही कनेक्टेड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ा वो क्या था हमारा, वेनेशन। यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स ऐसे आए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले वेनेशन पढ़ा। दूसरा टर्म मैंने आप लोगों को फिलोटेक्सी बताया था। फिलोटेक्सी क्या थी भाई, तो फिलोटेक्सी की अगर हम बात करें तो फिलोटेक्सी हमारा एक वो पार्ट था जिसमें हम लीफ के अरेंजमेंट को देखते थे स्टेम की एक्सिस पे। मतलब बेसिकली स्टेम की एक्सिस पे किस तरीके से, किस फॉर्म से जो लीव्स हैं वो अरेंज की गई हैं, वही स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता था, फिलोटेक्सी कहलाता था। क्लियर। फिलोटेक्सी से जब हम आगे बढ़े तो आगे हमने पार्ट पढ़ा फ्लावर। फोर्थ पार्ट विच वी हैव स्टडीड वाज योर फ्लावर। फ्लावर से ही कनेक्टेड हमने एक पार्ट और पढ़ा जो बनाता था बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते थे इनफ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का क्या मतलब था, इन्फ्लोरेसेंस था हमारा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सिस। फ्लावर का फ्लावर एक्सिस पे अरेंज होना
ही क्या बनाता था, इन्फ्लोरेसेंस बनाता था। इससे कनेक्टेड इन्फ्लोरेसेंस के बाद हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा। फ्लावर के बारे में नेक्स्ट हमने डिफरेंट पार्ट्स जो पढ़े, तो उसमें एक पार्ट और इंक्लूड हुआ जिसको हमने नाम दिया एस्टिवेशन। भाई एस्टिवेशन क्या था, तो एस्टिवेशन था अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला ऑन द बेसिकली फ्लावर के अंदर कैलिक्स और कोरोला का जो अरेंजमेंट था, वही कैलिक्स एंड कोरोला का अरेंजमेंट आपका क्या बनाता था, एस्टिवेशन। तो कुछ टर्म्स जैसे वेनेशन, फिलोटेक्सी, इन्फ्लोरेसेंस, एस्टिवेशन, कनेक्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए। वेनेशन की बात कर रहे हैं तो इट इज कनेक्टेड विद अ लीफ, फिलोटेक्सी की बात कर रहे हैं तो इट इज कनेक्टेड विद अ लीफ, इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं तो फ्लावर से कनेक्टेड है, एस्टिवेशन की बात कर रहे हैं तो फ्लावर से कनेक्टेड है। एस्टिवेशन के बाद जो लास्ट पार्ट इसी तरीके के टर्म्स हमने पढ़े, उसमें लास्ट हमने पढ़ा प्लेसेंटा, प्लेसेंटेशन। बेसिकली प्लेसेंटा से टर्म बना है प्लेसेंटेशन। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि भाई जब भी आप प्लेसेंटेशन की बात करते हैं तो इफ़ इट इज़ कनेक्टेड विद द प्लेसेंटा तो क्या होगा यहाँ पे चेंज। तो चेंज हम देखते हैं कि प्लेसेंटा का बने रहना या फिर अरेंजमेंट हमारे फ्लावर की ओवरी के अंदर ही क्या बनाता था, प्लेसेंटेशन बनाता था। फ्लावर के कई सारे पार्ट्स थे, कैलिक्स थे, कोरोलास थे जो कि एसेसरी वर्ल्स कहलाते थे, और दूसरा पार्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या था हमारा रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। रिप्रोडक्टिव वर्ल्स वो पार्ट्स थे प्लांट फ्लावर के जो कि रिप्रोडक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। मतलब जब भी आप बात करते हैं रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करवाने की, तो वो जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करवाया जा रहा है, ये रिप्रोडक्शन किसके थ्रू परफॉर्म करवाया जाता है, ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करवाया जाता है उन्हीं फ्लोरल एक्सेस के रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड से, जो कि एंड्रोशियम बनाते थे और गाइनोशियम बनाते थे। गाइनोशियम में हमने कार्पेल की बात की थी, तो ये जो कार्पेल है, इस कार्पेल में प्रेजेंट थे आपके ओव्यूल्स, इस कार्पेल में प्रेजेंट थे हमारे ओव्यूल्स। तो वही कार्पेल में ये जो रीजन है, ये जो रीजन है ये बनाता है ओवरी। ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट क्या बनाता है आपका, सिंपल प्लेसेंटेशन बनाता है। कैसे प्लेसेंटेशन बनाता है भाई, तो यहाँ पे जिस ओवरी से ओव्यूल जिस पार्ट से कनेक्टेड है वो क्या है हमारा, प्लेसेंटा। क्या है हमारा, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा ही किस तरीके से अरेंज होगा, यही क्या था हमारा प्लेसेंटेशन। 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था आपका, मार्जिनल था, एक्साइल था, पैराइटल था, फ्री सेंट्रल था और बेसल था। सबके हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे थे। पूरी की पूरी मॉर्फोलॉजी में आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ी है हर जगह पे और जो याद रखने वाला पार्ट है वो क्या है, वो यही है कि जब भी आप इस पूरे पार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर समझ रहे हैं तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द एग्जाम्पल्स। कि भाई प्लेसेंटेशन, आप एक्साइल प्लेसेंटेशन की बात कर रहे हैं तो कहाँ मिल रहा है, आप मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात कर रहे हैं तो कहाँ मिल रहा है, आप ट्विस्टेड, आप इम्ब्रिकेट, आप वेलवेट या फिर आप वेक्सिलरी एस्टिवेशन की बात कर रहे हैं तो कहाँ मिलता है। इन्फ्लोरेसेंस में आप रेसमोसाइमोस की बात कर रहे हैं तो भाई किस में मिलती है। फिर आप वेनेशन बात करो तो लीव्स हैं, मोनोकॉट्स में डिफ्रेंसिएशन है, डाइकॉट्स में डिफ्रेंसिएशन है, तो वो समझना है। नेक्स्ट हम बात करें आपकी किसकी, फिलोटेक्सी की। तो फिलोटेक्सी भी वही है कि भाई अरेंजमेंट जो करवा रहे हो तो चाइना रोज में किस तरीके का अरेंजमेंट है, या फिर आप लेडी फिंगर की बात, या जो भी है सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट पूरा हमने पढ़ना है वो इट इज मतलब दैट इज टोटली कनेक्टेड विद द बेसिकली अरेंजमेंट एंड एग्जाम्पल्स। अरेंजमेंट कैसा है और उसका एग्जाम्पल क्या होना है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एग्जाम्पल पर ही पूछा जाएगा। तो फ्लावरिंग प्लांट में जो प्लांट है उस प्लांट के रूट को कंप्लीट कर लिया, स्टेम को कंप्लीट कर लिया, लीफ से कनेक्टेड वेनेशन फिलोटेक्सी पढ़ ली, फ्लावर से कनेक्टेड इन्फ्लोरेसेंस एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सीड। अब हम बात करते हैं सीड की, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं कि भाई सीड है क्या। पहली चीज़, हमें यहाँ पे कहीं पे भी अब तक सीड नहीं दिखा। सीड दिखता है जब फ्रूट होता है। लॉजिकल सी चीज़ है भाई, आप हमेशा बोलते हैं कि भाई फ्रूट में होगा सीड, ऑब्वियसली फ्लावर में सीड नहीं होता है।
तो ये सीड आता कहाँ से है उस चीज़ को समझेंगे, फिर उसके बाद हम सीड का स्ट्रक्चर समझेंगे। देखिए भाई, सीड हिंदी में बीज कहते हैं जिस स्ट्रक्चर को हम, वही हमारा सीड है। नाउ भाई सीड क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट में मुझे कहीं पे भी सीड देखने को नहीं मिला। सिर्फ जो फ्रूट होता है उस फ्रूट में एक स्ट्रक्चर, एक हार्ड स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता है वही सीड कहलाता है। फ्रूट में होता है, फ्लावर में नहीं होता। अब ये फ्लावर में सीड कहाँ से आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। पहली चीज़ तो अगर मैं सीड से कनेक्टेड आपको बोलूँ या एक्सप्लेन करूँ तो मैं यही समझाऊंगी कि ये जो सीड है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है। मतलब फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे, सिंपल फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। मतलब हमारे जो सीड्स हैं, ये सीड्स जो होता है ये होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा बैक वापस से चलते हैं, जहाँ पर हमने पढ़ा था किसके बारे में? फ्लावर के बारे में। फ्लावर में हमने कई सारे पार्ट्स देखे। कौन कौन से पार्ट्स देखे भाई? देखते हैं। देखिए भाई, ये फ्लावर का डायग्राम पढ़ा था हमने। ये थे हमारे स्टेमन, जिसको हम एंड्रोशियम कहते थे। ये थे हमारे कार्पल या फिर कार्पल या फिर पिस्टल, जिसको हम गाइनोशियम कहते थे। ये थी हमारी पैटल्स, जिसको हम कोरोला कहते थे। और ये लास्ट है हमारी सेपल्स, दैट वाज योर कैलिक्स। देखिए, इस फ्लावर में सीड का अब आपको स्पेस पता होना चाहिए। स्कार्पल में प्रेजेंट हैं आपके ओव्यूल्स। अब हम बात करते हैं आपकी किसकी? फर्टिलाइजेशन की। क्योंकि ये हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी पढ़ चुके हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन सबसे पहले किस पर आता है? स्टिग्मा पर आने के बाद ये एक लॉन्ग पॉलन ट्यूब बनाता हुआ ओव्यूल तक पहुंचता है। ओव्यूल है हमारा फीमेल गेमीट, जिसके अंदर आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिससे फ्यूजन होके फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो इस फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ चेंजेस आते हैं जिसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा एक फिनोमिना बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बोलते हैं। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या हैं? ये वो चेंजेस हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद परफॉर्म करवाए जाने वाले हैं। कैसे परफॉर्म करवाए जाने वाले हैं? जैसे मैंने बोला, यहाँ पे जो सेपल्स हैं दे विल डीजेनरेट, petals will degenerate, stamen will degenerate। ये तो पॉलिनेशन के बाद ही डीजेनरेट हो जाते हैं।
ये भी डिजेनरेट हुआ, ये भी डिजेनरेट हुआ, ये भी डिजेनरेट हुआ, तीनों की तीनों चीज़ें क्या हो गई, डिजेनरेट हो गई। थैलेमस कनेक्टेड रहेगा। अब बची आपकी पिस्टल या फिर कार्पल। पिस्टल और कार्पल के आपको 3 पार्ट्स दिखते हैं, स्टिग्मा दिखता है, स्टाइल दिखती है, और ये नीचे होती है हमारी ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल ऑल्सो गेट डिजेनरेट। स्टिग्मा और स्टाइल भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बचते क्या हैं आपके, बचते हैं आपके ओवरी के अंदर प्रेजेंट ओव्यूल्स। अब लॉजिकल सी चीज़ है, जब पॉलन ग्रेन आएगा तो पॉलन ग्रेन के आने पर एक ही ओव्यूल से तो जो मेल गैमीट्स आए हैं 2, वो फ्यूजन करेंगे। तो मान लेते हैं ये थी मेरी ओवरी जिसकी स्टिग्मा स्टाइल को मैं डिजेनरेट करवा चुकी हूँ। यहाँ पे जो ओव्यूल कई सारे प्रेजेंट थे, उन कई सारे ओव्यूल्स में से एक ओव्यूल का हुआ फर्टिलाइजेशन। मान लीजिए ये ओव्यूल क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। इसके फर्टिलाइज होने पे फर्टिलाइजेशन के 2 प्रोडक्ट बने। पहला बना जाइगोट, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा बना एंडोस्पर्म। पहला बना जाइगोट और दूसरा क्या बना, एंडोस्पर्म। यहाँ पे ये जो जाइगोट है ये तो डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेता है, और एम्ब्रियो से इट विल मेक द फ्रूट। ओके, ये जो एंडोस्पर्म है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम कौन कर रहा है आपका, यही एंडोस्पर्म करता है। क्लियर। अब जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने क्या नोटिस किया कि ये जो एम्ब्रियो बना, ये एम्ब्रियो इस ओवरी को, भाई स्टिग्मा डिजेनरेट हो गया, स्टाइल डिजेनरेट हो गया, ओवरी कहाँ गई, तो ओवरी कन्वर्ट हुई फ्रूट में। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम फ्रूट पढ़ने वाले हैं, तो आगे वो भी समझाऊंगी मैं आपको। ओवरी कन्वर्ट हुई फ्रूट में, और ओवरी में प्रेजेंट जो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स थे, भाई इतने सारे ओव्यूल में सिर्फ कुछ ही ओव्यूल्स ऐसे हैं, एक ही ओव्यूल ऐसा है जिसका फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनाया, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाया, और एम्ब्रियो से क्या बनाया आपका फ्रूट बनाया। तो जो फ्रूट बना है वो किसका कन्वर्जन है, फ्रूट है, ओवरी का कन्वर्जन। ओवरी विल कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। सीड कहाँ से आया अब भी नहीं पता, तो अब ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। क्या, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स विल नाउ गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सीड्स। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या बात करी, नेक्स्ट हमने बात करी कि भाई सीड जो है वो कहाँ से आता है, या जो सीड है वो कहाँ बनता है, या सीड जो है वो क्या है। तो उसका जवाब हमारे पास क्या है, उसका जवाब हमारे पास ये है कि जो सीड है वो कुछ नहीं है बल्कि ये एक अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जो कि फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्योंकि हमारे जो ओव्यूल है ज़रूरी नहीं है, जैसे हमने कार्पल के बारे में बात करी थी, मोनोकार्पलरी कंडीशन पढ़ी थी, और हमने आपकी मल्टी कार्पलरी कंडीशन पढ़ी थी जिसमें एपोकार्पस और सिंकार्पस कंडीशन पढ़ी थी। मतलब एक है तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, एक ही रहेगा तो वो मोनोकार्पलरी बनाएगा। लेकिन अगर मल्टी कार्पलरी है, मतलब कार्पल बहुत सारे हैं, तो वो फ्यूज़ होंगे या फिर अलग होंगे, तो वो एपोकार्पस और सिंकार्पस कंडीशन हमने पढ़ी थी। क्लियर। अब यहाँ पे वो जो कार्पल है उस कार्पल में प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ठीक है। अब ये जो ओव्यूल्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि एक हो और ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे हों। अकॉर्डिंग टू द फ्रूट चेंजेस होते जाते हैं और आपका जो पार्ट है वो आपको दिखता जाता है। क्लियर। तो जब मैं बात कर रही हूँ आपकी ओवरी कार्पल में प्रेजेंट ओव्यूल की, तो वो ओव्यूल जैसे हम लेमन की बात करते हैं, मैं बात करूँ आपके वाटरमेलन की, मैं बात करूँ आपके पपाया की, या फिर मैं कुकम्बर की बात करूँ, तो वो जो बीज हमें देखने को मिलते हैं वो सब फर्टिलाइजेशन से पहले फ्लावर के क्या थे, ओव्यूल्स थे। वो ओव्यूल्स का जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो ओव्यूल किसकी तरह एक्ट करते हैं, वो ओव्यूल्स एक्ट करते हैं हमारे सिंपल बात करें तो सीड की तरह, लेकिन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस भी थे। कैसे प्रोसेसेस थे कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मैंने क्या बोला, अगर फर्टिलाइजेशन है
तो जो सीड का क्या नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वो ओव्यूल बना देगा, सीड्स बना देगा सॉरी। लेकिन हम कुछ जगहों पर बिना फर्टिलाइजेशन किए भी फ्रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। वो प्रोसेस आपका पार्थेनोकार्पी कहलाता है, वो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने किसकी बात करी, सबसे पहले मैंने बात करी आपके सीड की। सीड को समझ में आ जाना चाहिए अब आपको कि सीड कहाँ से आया है, आपका अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स ही फ्लावर के अंदर क्या बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं। बाकी कौन कौन सा पार्ट डीजेनरेट कर गया है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखेंगे सीड भी हमारे पास कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के। देखें, सीड की ही बात कर रहे हैं हम। मैंने यहाँ पे आपको सीड कहाँ से मिला, कहाँ से बना, ये एक्सप्लेन कर दिया। अब जो नेक्स्ट बात करनी है हमें, वो क्या बात करनी है, वो बात करनी है कि ये जो सीड्स हैं ये कितने तरीके के हैं। बेसिकली क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट में डिवाइड करते हैं। सबसे मेजर डिफरेंस मोनोकॉट और जो डाइकॉट का बनता है, वो मोनोकॉट और डाइकॉट का जो मेजर डिफरेंस है दैट इज टोटली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सीड। सीड की वजह से ही हमने मोनोकॉट और डाइकॉट टर्म जो है वो प्लांट को दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं किसका जिक्र कर रही हूँ, डाइकॉट सीड का। डाइकॉट सीड कौन सी सीड है आपकी, डाइकॉट सीड है। ये जो डाइकॉट सीड है, अब ये समझें कैसी होती है। बेसिकली डबल कॉटिलिडन का प्रेजेंस, डबल कॉटिलिडन का प्रेजेंस ही डाइकॉट सीड बनाता है। अब हमारे सीड में 2 चीज़ें होती हैं, शुरुआत से पढ़ा रही हूँ, रूट और स्टेम के बारे में। रूट जहाँ से अराइज होती है वो सीड का रेडिकल होता है, शूट जहाँ से अराइज होती है वो सीड का प्लेम्यूल होता है। तो आप जब भी बात करते हैं आपके डाइकॉट सीड की, तो डाइकॉट सीड आपका वही सीड है जिसके मतलब सीड है जिसमें कॉटिलिडन 2 हैं, रेडिकल और प्लेम्यूल वही रहेगा। मैं पहले एक चना जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है उसका डायग्राम बना रही हूँ।
जिस सीड को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। लाइक हम चने को अगर यूजुअली रात भर पानी में भिगोते हैं और सुबह अगर उसको हम हल्का सा भी प्रेस कर दें तो वो दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो वही रीजन आपका क्या कहलाता है, वही मतलब वही स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है हमारा, सिंपल बात करें तो सीड के डाइकॉट सीड कहलाता है, जिसमें आपको कितने कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं, 2 कॉटिलेडन दिख रहे हैं, 1 2 1 2। अब बेसिकली काम समझें, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया, क्या मेंशन किया कि जब भी आप बात करते हैं डाइकॉट के सीड की तो डाइकॉट में प्रेजेंट होते हैं डबल कॉटिलेडन, 2 कॉटिलेडन। कॉटिलेडन्स हमेशा फ्लैशी होते हैं। फ्लैशी का क्या मतलब है, फ्लैशी का मतलब है थिक होना, जो कि फुल्ली स्टफ्ड होते हैं किससे, न्यूट्रिशन से। क्लियर। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपने कभी देखा हो चने को बहुत ध्यान से भिगोने के बाद अगर आप उसको टर्न करके उसकी पॉइंटेड साइड के टुवर्ड्स थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ हमें एक छोटा सा होल दिखता है। उसी छोटे से होल को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। उसी छोटे से होल को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल हमारे सीड का वही पार्ट है जहाँ से सीड के अंदर पानी एंटर किया जाता है। अगर इस माइक्रोपाइल को मैं किसी चीज़ के थ्रू बंद कर दूं, पहले बंद करूं, उसके बाद इस चने को मैं सोक करूं पानी के अंदर, ये जो चना है इट विल नॉट गोइंग टू गेट स्वेल। क्या नहीं होगा, स्वेल नहीं होगा। स्वेल क्यों हो रहा है, पानी की वजह से। अब समझिए इसका एक और चीज़, सीड के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं सीड कोट। सीड कोट भी 2 होते हैं, एक तो है आपका टेस्टा, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। ये जो 2 सीड कोट है, ये जो 2 लेयर्स मैंने आपको बताई टेस्टा और टेगमेन, ये इम्परमिएबल होती हैं किससे, पानी से। मतलब बेसिकली ये कंडक्शन को परफॉर्म करती ही नहीं है। ये टेस्टा और टेगमेन सीड कोट आया कहाँ से, तो ये हमारे ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से बने हैं। जब भी आप ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट की बात करते हैं तो ये जो ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट है यही टेस्टा और टेगमेन भी बनाता है। क्लियर। अब जब आप टेस्टा और टेगमेन की बात करते हैं तो ये जो टेस्टा और टेगमेंट है ये इम्परमिएबल हो गए, तो ये तो किसी चीज़ की एंट्री को हमारे सीड के अंदर अलाउ नहीं करते। लेकिन इसी वजह से हमने यहाँ पर किसका फॉर्मेशन किया है, माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन किया है। माइक्रोपाइल क्या रीजन है, माइक्रोपाइल वो रीजन है जो कि किसी भी चीज़ को, वाटर को या जिस भी चीज़ में हमने इसको डाला है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो अगर मैं माइक्रोपाइल को बंद कर दूं तो टेस्टा और टेगमेन वाटर की एंट्री को अलाउ नहीं करते हैं। तो सीड कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। हाइलम भी कुछ नहीं है, जिस प्लेसेंटा के थ्रू हमारा ओव्यूल कनेक्टेड था ओवरी से, उसका पहला रीजन होता है हाइलम, और हाइलम कनेक्ट करता है उससे ही आगे बढ़ के माइक्रोपाइल के अंदर खुलता है। तो हाइलम आपका वो रीजन रहा। सेम चीज़ मैंने एक और डायग्राम यहाँ पर दोबारा बनाया है। ये क्या है आपका, ये है आपका सेम डाइकॉट का सीड, वही डबल कॉटिलेडन। यहाँ पे हमें 2 रीजन दिख रहे हैं, एक तो रेडिकल दिख रहा है और दूसरा प्लेम्यूल दिख रहा है। रेडिकल और प्लेम्यूल के बारे में हम फिर से कई बार पढ़ चुके हैं। क्या है भाई रेडिकल और प्लेम्यूल, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि वो रीजन, वो एरिया हमारे सीड का जो रूट बनाए वो रेडिकल है, वो रीजन, वो एरिया हमारे सीड का जो शूट बनाएगा वो प्लेम्यूल कहलाता है। तो रेडिकल या फिर रूट अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल एंड शूट अराइजेस फ्रॉम द प्लेम्यूल आर द ट्रू रूट्स एंड शूट्स। क्या कहलाती हैं, ट्रू रूट और ट्रू शूट्स ही कहलाती हैं। और जब भी आप ट्रू रूट्स और ट्रू शूट्स की बात करते हैं तो ये रेडिकल और प्लेम्यूल से ही निकलने वाली हैं। कोई पूछे भाई कॉटिलेडन का काम क्या है, तो कॉटिलेडन फ्लैशी होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली क्यों बनाए जाते हैं, फूड को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। क्लियर। एंडोस्पर्मिक पार्ट जो है वही होता है ये। और कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि सीड से जो एंडोस्पर्म है वो क्या हो जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है। तो जिससे कंज्यूम कर लिया गया वो तो कहलाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और जहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है वो हमारा कहलाता है एंडोस्पर्मिक। जो जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है वो एंडोस्पर्मिक हो गया। जैसे हमारा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद वही बीन है, ग्राम है, पी है, इन सब के अंदर क्या नहीं होता, एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। और जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है वो कहलाते हैं आपके नॉन एंडोस्पर्मिक
सीड। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एंडोस्पर्म या नॉन एंडोस्पर्मिक क्यों बोला जा रहा है, या एंडोस्पर्म आया कहाँ से, तो फर्टिलाइजेशन का ही प्रोडक्ट था हमारा कौन, एंडोस्पर्म। तो वो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट था आपका एंडोस्पर्म, वो क्या बनाता है, आपका फूड को कॉटिलेडन बना के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर? ये था हमारा पूरा डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड के बाद हमारे पास प्रेजेंट है मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड में भाई आपको देखने को मिल रहा है कि एक ही एंडोस्पर्मिक पार्ट की बात करें तो कॉटिलेडन्स में डिवाइडेड नहीं है, एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट है जिसको मोनोकॉट कहते हैं, एंडोस्पर्म के फॉर्म में आपको दिख रहा है। इसी के साथ हमने स्क्यूटेलम बोला, इसके ऊपर एक प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है जिसको हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं। एल्यूरोन लेयर के बाद आपका ये जो सीड वाला पार्ट है जिसके अंदर हमें दो चीज़ें दिख रही हैं। पहली चीज़ तो है हमारा कॉलियोराइजा एक्स्ट्रा और एक है हमारा कॉलियोप्टाइल जो हमने वहाँ पर नहीं पढ़ा था। कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा कुछ भी नहीं है भाई। जब सीड आपका सॉइल के अंदर प्रेजेंट है तो सॉइल में प्रेजेंट होने के टाइम पे जब ये ग्रो करना शुरू करता है और रूट और शूट निकलना शुरू होते हैं तो यहाँ से आपका जो कॉलियोराइजा है वो रेडिकल की टिप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ताकि जब वो एंटर करे नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ एंटर करने पर आपका जो रूट की टिप है वो ब्रेक ना हो। सेम चीज़ कॉलियोप्टाइल के साथ है। जब शूट ग्रो करे तो जब वो सॉइल को पेनिट्रेट करती हुई बाहर आए तो उस कंडीशन में अगेन फिर से क्या ना हो, हमारा जो शूट की एपिक्स है वो ब्रेक ना हो, ख़राब ना हो, टॉर्न ना हो। इस वजह से यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो कॉलियोप्टाइल है और दूसरा क्या है हमारा कॉलियोराइजा। तो कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा आपका क्या बनाते हैं, सिंपल बात करें तो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। मोनोकॉट सीड को मोनोकॉट इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर डबल कॉटिलेडन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ये कंप्लीट हुआ आपका सीड। सीड के बाद जो नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारा वो है फ्रूट। फ्रूट मैंने अभी भी आपको बताया जिस तरीके से सीड की कवरिंग होती है ऐसे ही हमारी फ्रूट की कवरिंग भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट क्या चीज़ है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी का कन्वर्जन हो जाता है, जाइगोट वही जो डेवलप करता है तो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास बेसिकली दो तरीके के फ्रूट्स हैं, एक तो है ट्रू फ्रूट्स
दूसरे हैं आपके false fruits. First is your true fruits and second is your false fruit. True fruits वही जो ओवरी से अराइज होंगे और false fruit वही जो कि अदर देन ओवरी। ओवरी से अराइज हो तो ट्रू फ्रूट और ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से अराइज हो तो फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। क्लियर? यही अदर देन में एग्जाम्पल है आपका एप्पल। एप्पल ओवरी का प्रोडक्ट नहीं है बल्कि थैलेमस का प्रोडक्ट है। थैलेमस राइप करके क्या बनाता है? एप्पल बनाता है, लेकिन मतलब बेसिकली फॉल्स है फ्रूट, ट्रू नहीं है। इसी फ्रूट के ऊपर कवरिंग होती है, हर फ्रूट के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। इस पेरिकार्प को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला एपिकार्प जो कि सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, सबसे अंदर वाला पार्ट एंडोकार्प कहलाता है, बीच का पार्ट मेसोकार्प कहलाता है। जैसे अगर मैं सिंपल आपके मैंगो की या फिर मैं आपके कोकोनट की बात करूं तो मैंगो और कोकोनट बेसिकली हमारा क्या होते हैं? ड्रूप फ्रूट्स होते हैं, मतलब मोनोकार्पलरी ओवरी से बने हैं। कैसी ओवरी है? मोनोकार्पलरी, मतलब एक ही कार्पलरी थी। जो मोनोकार्पलरी ओवरी है इसमें जैसे आप मैंगो की बात करते हैं, मैंगो के अंदर जो पार्ट आप ईट करते हो वो एडेबल पार्ट होता है हमारा मेसोकार्प, एडेबल पार्ट। हर मैंगो के जो आपको कवरिंग दिख रही है वो एपिकार्प होती है। एक्सक्यूज मी। और जब भी आप एंडोकार्प की बात करते हैं तो एंडोकार्प हमारा इंटरनल हार्ड स्ट्रक्चर, जो इंटरनल हार्ड सीड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है वो इंटरनल हार्ड सीड स्ट्रक्चर क्या बनाता है? एंडोकार्प बनाता है। सेम चीज़ अगर मैं बात करूं आप किसकी? कोकोनट की। आउटर मोस्ट हार्ड पार्ट है, फ्लैशी फाइब्रस पार्ट जो दिखता था वो मेसोकार्प था, और अंदर ब्लैक कलर की जो लेयर दिखती है वो एंडोकार्प दिखती है, और जो पार्ट आप खाते हो, जो वाइट कलर का पार्ट खाते हैं वो हमारा सीड होता है। तो बहुत सारे फ्रूट्स में कहीं पे हम सीड को कंज्यूम करते हैं, कहीं पे हम फ्रूट की वॉल को कंज्यूम करते हैं, कहीं पर हम एक्चुअल ओवरी को कंज्यूम करते हैं। तो देयर आर सो मेनी पार्ट्स। क्लियर? अब इसके साथ साथ एक टॉपिक और है हमारा छोटा सा जिसमें हम इंडिकेशंस देने वाले हैं। मैं अलग से बता देती हूँ कि कौन कौन से रीजन को या किस रीजन को आप किस नाम से जानते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला जो हमें पढ़ना है आगे, जिसमें प्रॉपर पूरी तरीके से लर्निंग ही करनी है। डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, उनके फ्लावर्स का अरेंजमेंट क्या है, कैलिक्स कैसे हैं, कोरोला कैसे है, तो वो सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले कैलिक्स की बात कीजिए, इंडिकेटेड बाय के। कोरोला की बात कीजिए, इट इज इंडिकेटेड बाय सी। एंड्रोशियम ए, गाइनोशियम जी। अगर गाइनोशियम इंफीरियर है, हमने पोजीशन के बेसिस पे गाइनोशियम को डिवाइड किया था, अगर इंफीरियर है तो ऊपर एक बार लगा देते हैं, और अगर सुपीरियर है तो नीचे बार लगा देते हैं। अगर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब रेडियल सिमेट्री शो करता है, तो ये क्या शो करेगा? ये टर्म दिखाते हैं हम ऐसे, किसी भी रेडियल प्लेन से कट करने पे 2 इक्वल हाफ्स। जाइगोमॉर्फिक की बात करेंगे अगर आप, तो जाइगोमॉर्फिक में परसेंटेज के साइन से इंडिकेट किया जाता है। ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो BR से इंडिकेट किया जाता है। मेल है तो एरो, फीमेल है तो, और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट, देन द साइन विल बी लाइक दिस। तो हमारे पास जब नेक्स्ट टॉपिक जो आपको कंप्लीट करना है वो है हमारा सिंपल बोलें तो
फॉर्मूलाज और फैमिलीज, जिसमें आप क्या बताओगे, जिसमें आप पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। जैसे मैंने बोला भाई कैलिक्स जो है वो 5 हैं, कोरोलाज जो है वो आपकी 6 हैं। अगर मैंने बोला कोरोला 6 हैं एंड दे ऑल आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं, लाइक कोरोला 5 है, कैलिक्स 5 है, कोरोला 6 है, 6 फ्यूज हैं और एक अलग से है, 6 + 1। कहीं कहीं जगह पे जैसे मैंने बोला सिंपल एंड्रोशियम 5 फ्यूज्ड, गाइनोशियम 6 फ्यूज्ड, ये दोनों आपस में एक अडेशन शो कर रहे हैं, तो इसको हम इस मार्क से शो करेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या बनता है, फ्लोरल फॉर्मूला बनता है। ये टोटली लर्निंग वाला पार्ट है, जिसमें हमें डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, लाइक फैमिली सोलेनेसी है, फेबेसी है। तो इन सब फैमिलीज़ में हमने क्या करना होता है, सिंपल मतलब इनका जो फ्लावर है वो किस तरीके से अरेंज्ड है वो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन इसी फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना होता है। क्लियर? तो ये पूरा पार्ट आपका मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में कंप्लीट हो गया। मॉर्फोलॉजी में ये जो प्लांट का पार्ट है फ्लोरल फॉर्मूला पे आके ख़त्म हो जाता है, और जितना भी एक्सटर्नल स्टडीज़ थे, रूट था, स्टेम्स था, लीव्स था, फ्लावर था, आपके सीड्स थे, फ्रूट्स थे, ये सब हम यहाँ पे कंप्लीट पढ़ चुके हैं।